ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, मतलब हमेशा स्फेयर वाले फॉर्म में लगेंगे उसके अंदर, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ पर सेकंड। यानी कि ये चीज क्या है? ये चीज है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या चीज? वॉल्यूम। वॉल्यूम। जब भी हम एयर को डाल रहे हैं मतलब वॉल्यूम में डाल रहे हैं और वो बढ़ भी रहा है तो वॉल्यूम सर बढ़ एक बार रहा है। क्वेश्चन रिपीट कर दो ये वाला। मैं क्यों रिपीट करूं? बुक नहीं है तेरे पास? अच्छा चलो वही कर ले। A balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second। तो उसमें गैस डाली जा रही है तो उसका क्या बढ़ेगा? वॉल्यूम बढ़ेगा उसका। और दूसरी चीज, ये चीज हम किससे भी जज कर सकते हैं? जो हमारे पास यूनिट्स गिवन है, क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। तो यानी कि हमें क्या गिवन है? dv by dt गिवन है, दिस इज 900। और ऑब्वियसली वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए पॉजिटिव के साथ आएगा। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग। यानी कि हम क्या निकालना चाहते हैं? dr by dt निकालना चाहते हैं when the radius is 15, when r is equals to 15। तो कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? वॉल्यूम से। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों? क्योंकि ये एक स्फीयर था, राइट? तो हमने इसको with respect to time differentiate कर दिया। dv by dt is equals to 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, r क्यूब को किया गया 3r स्क्वायर, dr by dt आ गया। ये 3 से 3 कट गया। ये चीज हमें 900 गिवन है, 4 पाई r स्क्वायर। r ये dr by dt हमें कब निकालना है? जब r 15 है। यानी कि ये चीज क्या हो गई? 15 into 15 और dr by dt। तो यहाँ से dr by dt की वैल्यू आ जाएगी। इन टर्म्स ऑफ पाई निकालते हैं, पाई को वैल्यू नहीं डालते इसमें, ठीक है? ये हो गया हमारा 8th। 10th हमारा इंपॉर्टेंट है, 10th की बात करते हैं। 10th समझना जरूरी है, 10th हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूज करता है बच्चों को। तो अगर आपने करा भी होगा तो शायद डाउट होगा आपका। 10th की बात कर रहे हैं। 10th क्या बोलता है भाई? A ladder 5 meter long is leaning against a wall। ये वॉल है मेरे पास और इसके अगेंस्ट एक लैडर है और ये फ्लोर है, ठीक है? इस लैडर की लेंथ क्या है? 5 मीटर्स। ऑब्वियसली लैडर स्लांटेड है। The bottom of the ladder is pulled along the ground। ये ग्राउंड इनफाइनाइट है, चलता जा रहा है आगे। तो इस लैडर को पुल किया गया है along the ground, ऐसे पुल किया गया है इस साइड को, राइट साइड को, अवे फ्रॉम द वॉल। क्योंकि ये थी तो अवे फ्रॉम द वॉल से हमें पता चला राइट साइड को पुल किया गया। जब इस लैडर को यहाँ पुल करेंगे तो इसकी हाइट जो होगी, ये वॉल थी हमारे पास, इसकी हाइट जो होगी वो डिक्रीज होने लग जाएगी और लैडर ऐसा हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, सही? एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि जो इसके पुल करने का रेट है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, उतनी स्पीड से इसको पुल किया गया है, राइट? हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीज। ये कितनी तेजी से नीचे गिरेगी लैडर, ये वाली हाइट जो है ये कितनी तेजी से नीचे आ रही है वो निकालना है हमें। When the foot of the ladder is 4 meter away from the wall। जब ये 4 मीटर अवे होगा तो हम क्या करते हैं? इस चीज को x बोल रहे हैं, इस चीज को y बोल रहे हैं। जो इनिशियली हमारी फिगर उसमें डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल को x बोल रहे हैं, लैडर के फुट और वॉल के बीच का डिस्टेंस को x बोल रहे हैं और लैडर की हाइट को y बोल रहे हैं। तो dx by dt गिवन है हमें। ये चीज क्या है? dx by dt मींस the distance between the foot of the ladder and the wall is increasing। क्योंकि जैसे मैं उसको पुल करूंगा तो this distance will increase। तो dx by dt गिवन है हमें क्या? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये चीज गिवन है। निकालना क्या है? dy by dt। क्यों? क्योंकि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द लैडर डिक्रीजिंग। तो ये चीज निकालनी है, ये कितनी तेजी से नीचे गिर रहा है, यानी y कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, यानी dy by dt में इंटरेस्टेड है, ठीक है? when x is equals to 4, यानी कि जब ये वाली चीज 4 हो जाती है उस सिचुएशन के अंदर, 4 मीटर्स, उस सिचुएशन के अंदर dy by dt निकाल के बताओ उसको, ठीक है? ये क्वेश्चन है आपके पास।
अब क्वेश्चन में दो दिक्कतें हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल हो जाता है और इम्पोर्टेंट बन जाता है। पहली दिक्कत ये कि फॉर्मूला क्या यूज करें, रिलेशन क्या यूज करें। तो वो रिलेशन जो है वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम रिलेशन है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। जो इनिशियल कंडीशन थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। दूसरी दिक्कत ये जो कि हम अननोटिस शायद छोड़ दें, वो ये है यूनिट्स। यूनिट्स अलग अलग है। जो हमें dx by dt गिवन है, the rate at which the ladder was pulled was in terms of centimeter per second, और ये हाइट ऑफ द लैडर जो थी वो हमारी 5 मीटर्स में थी। तो यानी कि सब कुछ सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो दिस इज 500 सेंटीमीटर्स। तो ये चीज क्या हो जाएगी, 500 का स्क्वायर हो जाएगी। ये रिलेशन होगा हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, इसको अगर वो किया जाए, क्या किया जाए, डिफरेंशिएट किया जाए, तो क्या आता है 2x dx by dt, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही करेंगे हम। 2y dy by dt इज इक्वल्स टू क्या, 0। अब ये 2 कॉमन था, उड़ गया क्योंकि राइट साइड 0 है, तो ये 2 चला गया। x हमें पता है, x क्या है 4, लेकिन 4 नहीं है x। किस सिचुएशन में निकालना है, dy by dt की वैल्यू निकालनी है किस सिचुएशन में, व्हेन दिस इज 4 मीटर्स। 4 मीटर्स को कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेंटीमीटर्स में। सो व्हेन दिस इज 400 सेंटीमीटर्स, तो x तो हो गया 400। dx by dt हमें पता है क्या है, 2 है, प्लस y क्या है यहाँ पर, y मतलब ये वाली चीज अब क्या होगी। तो अगर ये 400 है और ये लैडर है, तो लैडर की लेंथ तो चेंज हो नहीं रही, तो लैडर तो 500 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो इस वाली सिचुएशन के अंदर व्हेन द लेंथ ऑफ द फुट एंड द वॉल का जो डिस्टेंस है, व्हेन दैट इज 400 एंड दिस इज 500, तो ये चीज क्या हो जाएगी 300 पाइथागोरस से। उस सिचुएशन में जब ये 400 है, उस टाइम ये जो हाइट होगी ये 300 होगी। तो y क्या आ जाएगा हमारा 300 इंटू dy बाई dt इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरी dy बाई dt की वैल्यू आएगी, और वो आपको दिख रहा है क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो -800 अपॉन 300, यानी -8/3। तो द हाइट ऑफ द लैडर डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर आएगा आपका, लास्ट स्टेटमेंट जो है। बोलो सही है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, कंफ्यूजन रहती है हमेशा इसके अंदर। क्लियर है, आगे चलते हैं। चल रहे हैं भाई, आवाज आ रही है ना। यस सर। यस सर। तो हमारे पास 10th हो गया। 10th के बाद हम क्या बताना चाहते थे आपको, 10th के बाद 14th। बीच में अगर आपसे कोई नहीं हुआ हो तो बोलो। इसके अलावा जो मैं मिस कर रहा हूँ क्वेश्चन, अगर वो ट्राई करे थे, वैसे तो करे नहीं होंगे, इतने समझदार तो तुम नहीं हो, लेकिन अगर करे थे और नहीं हुए तो बोल सकते हो। नेक्स्ट 14th रीड करते हैं। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक पाइप है, उसमें से सैंड गिर रही है फ्लोर के ऊपर एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। Falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 the radius of the base। यानी हो क्या रहा है, यहाँ से सैंड गिर रही है और वो एक कोन बना रही है। कोन क्यों बना रही है, क्योंकि जब भी हम मिट्टी को एक स्ट्रेट लाइन में गिराते चले जाएंगे तो वो एक कोन सा फॉर्म करेगी। यहाँ पर ऊपर बढ़ता चला जाएगा और मिट्टी यहाँ साइड में गिरती चली जाएगी, और वो कोन ऊपर बढ़ता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो कोन बन रहा है इसमें हमेशा एक रिलेशन आ रहा है। सर दोबारा बताना। हम ऊपर से सैंड फेंक रहे हैं, जैसे बहुत ही जैसे हमारे वो होता है, वो जो टाइम वाला नहीं होता, जो जिसमें मिट्टी गिरती है, ऐसे 2 खाने होते हैं, यहाँ से गिरती है सैंड। यस सर। तो वो हमेशा जब भी इतनी पतली लाइन में सैंड को थ्रो करोगे वॉल के ऊपर, तो वो एक कोन बना लेगी। पहले यहाँ पे इकट्ठी होएगी, फिर ऐसे गिरती गिरती ये कोन सा बन जाएगी। अब जैसे अब मैं और सैंड गिराऊं इसमें, तो इमेजिन करोगे अगर
और सैंड गिरेगी तो वो साइड साइड में यहाँ आती चली जाएगी और ये कॉन की हाइट बढ़ती चली जाएगी। जैसे सीमेंट इमेजिन करो, सैंड को इमेजिन करो, तो ये चीज ऐसे बढ़ती चली जाएगी, कॉन बन जाएगा ये। अब इस कॉन में खास बात क्या है, दिस सैंड इज पोरिंग, ये जो सैंड है, दिस सैंड इज कमिंग एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये चीज गिवन है, जो रेट ऑफ चेंज है हमारे पास। ये रेट ऑफ चेंज किसका है अभी बात करते हैं। अब क्या हो रहा है, दिस ये जो कोन बन रहा है मेरे पास, इसके पास हमेशा एक रिलेशन रहेगा। वो क्या है कि जो इसकी हाइट है वो हमेशा 1/6 ऑफ इट्स रेडियस रहेगी हमेशा। ये चीज हमेशा ये रिलेशन गिवन है हमें कि कभी भी किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं हाइट कैलकुलेट कर लूं और मैं रेडियस कैलकुलेट कर लूं तो हाइट विल बी 1/6 ऑफ द रेडियस। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड इंक्रीजिंग, यानी मैं क्या निकालना चाहता हूँ, dh/dt निकालना चाहता हूँ when the height is 4 at h is equals to 4। तो मैं ये निकालना चाहता हूँ, dh/dt निकालना चाहता हूँ, ठीक है। अब बात रही इसकी कि ये चीज क्या है, तो अगर हम यूनिट में फोकस करेंगे तो यूनिट बताता है सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये चीज क्या है, वॉल्यूम, dv/dt है ये। और ऑब्वियसली ये सिलेंडर का, dv/dt, सिलेंडर का नहीं, कौन का, सर ये फ्रॉम सिलेंडर अ का नहीं। पाइप नहीं है। हाँ, लेकिन वॉल्यूम किसका बढ़ रहा है, पाइप से तो गिर रही है, वो पाइप से तो गिर रही है, तो पाइप के वॉल्यूम का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो पाइप थी उसके वॉल्यूम का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जितनी सैंड नीचे आ रही है उससे लेना देना है। ऐसा तो है नहीं कि मैंने इस पाइप को पूरे का पूरा सैंड डाल दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ से सैंड आती चली जा रही है। दिस इज जस्ट उसका मीडियम है कि वो कहाँ से आ रही है, वो पाइप से आ रही है। तो पाइप के वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है। पाइप का वॉल्यूम कम नहीं हो रहा, पाइप का वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा। बढ़ किसका वॉल्यूम रहा है, इसका, इसके अंदर का सामान बढ़ रहा है, ये बड़ा हो रहा है, ये कौन बढ़ रहा है, तो ये इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये कौन बड़ा होगा, इसकी हाइट बड़ी होगी, वैसे वैसे इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। जितनी ज्यादा सैंड इसमें ऐड होती चली जाएगी उतना ज्यादा इसका वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। तो दिस इज dv/dt ऑफ द कोन, dv/dt ऑफ द कोन, कौन बड़ा हो रहा है। तो पाइप का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर। और पाइप कौन सी फिगर की है वो भी तुम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। ये तुम सोच सकते हो कि वो सिलेंडर होगा, बट मैं बोल रहा हूँ कि वो क्यूबिक है, क्यूबिक पाइप है, वहां से आ रही है सैंड, तो वो हम जज नहीं कर सकते, इसलिए वहां पर नहीं सोचना है, यहाँ पर सोचना है, ठीक है। तो वो सही है। मेरा भी, जब मैं भी मेरा तो मेरा भी ये डाउट आया था कि सर पाइप से आ रहा है वो, तो वो अच्छा क्वेश्चन है। तो वहां से नहीं, उससे कोई रिलेशन नहीं है, इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन से स्टार्ट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है 1/3 πr²h। अब इसमें तीन वेरिएबल्स हैं, v, r और h। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो यहाँ पर मेरा dr/dt और dh/dt भी आ जाएगा। dh/dt तो मुझे निकालना होगा, dv/dt मुझे पता होगा, लेकिन dr/dt का मैं कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा। तो dr/dt का मैं कुछ नहीं निकाल पाऊंगा, कहीं और कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि dv/dt मैं यहाँ यूज कर लूंगा, dh/dt मुझे निकालना होगा, dr/dt मुझे नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए उस चीज के लिए मुझे क्या गिवन है, ये गिवन है, ये वाला रिलेशन गिवन है कि हाइट जो है वो हमेशा 1/6 ऑफ द रेडियस रहती है। तो यहाँ से मैं r की वैल्यू निकाल लूंगा। r की वैल्यू इज 6h, उसको मैं यहाँ डाल दूंगा और सब कुछ किस में आ जाएगा, h के अंदर आ जाएगा। तो दिस 36 h² इंटू h, यानी ये कट गया, 12 आ गया, ये आ गया। वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ हाइट आ गया, वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लिसिटली हाइट आ गया, सिर्फ इन टर्म्स ऑफ हाइट आ गया। तो अगर अब मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो dv/dt विल बी 12 पाई, इसको करा तो 3h² dh/dt। dv/dt मुझे पता है कितना है, 12 है, ये 12 पाई इंटू 3 इंटू h, हमें पता है क्या है, h है 4 इंटू 4, ये 4 गिवन था। और dh/dt आप निकालना चाहते हो तो dh/dt आ जाएगा आपके पास, कितना आएगा, 1648 फॉर 1/48 पाई आ जाएगा। So the height increases at the rate of 1/48 pi centimeter per second। ये आंसर होना चाहिए लास्ट मिनट, सही है। इसके बाद एक चीज और बताना चाहते हैं हम, जो हमें साइंस वाले बच्चों को नहीं पता होगी बट कॉमर्स वालों को जनरली पता सर होती है। रुक जाओ सर, नोट करने दो।
सर रोक दो अरे रिकॉर्डिंग हो तो रही है। सर, फिर स्क्रीनशॉट ले ले हमारे पास भाई। नहीं होगी। सर कर दो अब। सर राज फालतू मैसेज करे जा रहा है सर, डिस्टर्ब कर रहा है। सर अरे स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, मेरे पास पड़ी है। सर राज कर रहा है कि ऋषभ को म्यूट कर दे। अरे ओके, एक और चीज हम बताना चाहते हैं जो जिसकी डीप में डेप्थ में नहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि वो कॉमर्स की चीज है। हमारे पास क्या होता है कि जैसे लेट सपोज मेरे पास एक फैक्ट्री है और उसमें कुछ यूनिट्स हम बना रहे हैं, कुछ भी सामान बना रहे हैं, हम सपोज चेयर्स बना रहे हैं। तो हमारे पास अगर एक चेयर को बनाने की कॉस्टिंग है 100 रुपीज, तो अगर कोई मेरे पास आता है और मेरे को 130, मतलब मेरे को ये एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या कॉस्टिंग है उसकी, कुछ अलग अलग सामान लगता है उसके अंदर और उसकी कुछ कॉस्टिंग निकल के आती है। लेकिन मेरे पास एक फॉर्मूला है कि अगर मैं उसमें क्वांटिटी डालूं तो अपने आप मेरे पास कॉस्टिंग निकल के आ जाएगी। जैसे कि ऑर्डर आया मेरे पास 170 पीस का, तो उस फॉर्मूले में मैं एक्स को 170 डालूंगा तो मेरे पास उस 170 की कितनी कॉस्टिंग लग जाएगी, मतलब मेरा कितना पैसा लग जाएगा, वो निकल के आ जाएगा। दैट फंक्शन इज सेड टू बी दी कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो कॉस्ट फंक्शन क्या चीज है, हमें गिवन है यहाँ पर 0.07 एक्स क्यूब माइनस 0.03 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। ये चीज क्या है, दिस इज आपको जितने भी यूनिट्स बनाने हैं आप x की जगह पे वो डालो और आपको उसकी कॉस्टिंग पता चल जाएगी। तो दिस इज सेड टू बी द कॉस्ट फंक्शन। ऐसे ही मेरे पास एक और फंक्शन होता है RX होता है हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन, कि अगर मैं 170 पीस बेचता हूं तो मेरा कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, कितना प्रॉफिट जनरेट होगा, वो मेरे पास इसके इस फंक्शन के हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ भी है जैसे 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ऐसा है कुछ। तो अगर मैं x को 170 डालता हूँ तो उसके हिसाब से मेरा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा कि इतना रेवेन्यू मेरे को होने वाला है, इतनी कमाई होने वाली है। ठीक है, हमें क्या सीख, हमारे पास कुछ फंक्शंस गिवन होते हैं कि अगर जैसे ये वाला हमारा क्वेश्चन है, ये भी हमारा क्वेश्चन है कि अगर मैं निकालना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास 170 पीस का ऑर्डर आया कि 170 पीस को बना के दे दो भाई, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 170 x की जगह पे 170 डालता हूँ इसको फंक्शन के अंदर। तो ये मेरे को ये वाला फंक्शन जो वैल्यू देगा वो मुझे क्या बताएगा कि 170 पीस बनाने के लिए कितनी कॉस्टिंग लग जाएगी मेरी। तो वो इसको हम बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन। कि सीधा सीधा एक फंक्शन गिवन है, सीधा उसमें एक्स की वैल्यू डालो 100 200 170 जो भी तुमने बनानी है, और उतने पीस बनाने की कॉस्टिंग मिल जाएगी तुम्हें कि भाई 10,000 रुपए लग जाएंगे तुम्हारी कॉस्टिंग अपनी, रॉ मटेरियल लेबर वेबर सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ जोड़ के, वो सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं, वो सब जोड़ के आपके 10,000 रुपए लग जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही रेवेन्यू फंक्शन होता है हमारे पास। एक्सक्यूज मी रेवेन्यू सर। फंक्शन, हाँ। सर इसमें दो एग्जांपल लेते हैं, एक तरफ है ब्रेड, ठीक है, और एक तरफ है एरोप्लेन। दोनों 170 बनाने हैं, अगर एक्स की वैल्यू 170 बना दे तो दोनों का आंसर सेम आएगा। तो सर लेकिन क्वेश्चन ये को कैसे पता चलेगा कि हम एरोप्लेन की बात कर रहे हैं ब्रेड की बात कर रहे हैं? अरे ये कॉस्ट फंक्शन उसने दे रखा है। कॉस्ट, अब तो यदि अगर फैक्ट्री एरोप्लेन की है तो तू ब्रेड क्यों बनाएगा मेरे भाई? अगर तेरी अच्छा, मतलब फैक्ट्री सबके अच्छे एरोप्लेन, सबके कॉस्ट फंक्शन भी अलग होंगे फिर। अलग अलग होते हैं, हाँ, सबके सबके कॉस्ट फंक्शन अलग अलग होंगे। अगर तुम्हारी ठीक है एरोप्लेन की फैक्ट्री है तो तुम्हारे पास एरोप्लेन का ही कॉस्ट फंक्शन होगा, तुम्हारे पास फिर ब्रेड का कॉस्ट फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारी अपनी फैक्ट्री के कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन है। सही है, तो पहली बात तो ये कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये ऐसा फंक्शन होता है कि आपको डायरेक्ट कॉस्टिंग दे देगा जितने भी पीसेस आपने बनाए, ये आपको रेवेन्यू बता देगा कितना रेवेन्यू जनरेट होने वाला है आपको उतने पीसेस पे। ठीक है, हमें किस चीज में इंटरेस्ट है, हमें इंटरेस्ट है इसमें मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि एमसी में, या फिर मार्जिनल रेवेन्यू में। अब ये क्या चीज होती है ये आपको धीरे धीरे अभी अकाउंट्स में पता एडिशनल चल कॉस्ट जाएगा। और एडिशनल रेवेन्यू। हाँ, हाँ, ये आपको इको में भी सुना होगा ये वाली टर्म्स। तो ये वो वाली चीज है, ठीक है, कि एक फालतू, मैं उसमें घुसना नहीं चाहता लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ क्योंकि तुमने एडिशनल कॉस्ट का नाम लिया है। एक फालतू यूनिट बनाने में 170 तो मैंने बना दिए, अब एक फालतू यूनिट बनाने में कितनी कॉस्टिंग लगेगी उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट या एडिशनल कॉस्ट। ठीक है, अब मुझे नहीं पता वो क्या होता है, मैं साइंस का हूँ, लेकिन हाँ मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ। एमआर और एमसी निकालना होता है हमें। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, सीधा सीधा मैथ्स में
सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, सी एक्स गिवन होगा, एमसी निकालो, आर एक्स गिवन होगा, एम आर निकालो। ठीक है, तो एमसी क्या होता है, इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स, यानी आप इस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो एमसी मिल जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगी। एंड अगर आप रेवेन्यू फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हो तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू मिल जाएगा। बस इतना ही सीखना है हमने, इसकी डिप्थ में नहीं जाना है कि ये क्या होता है, ये क्या नहीं होता, ये जतिन राजपाल से पूछना। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15, तो एक में रेवेन्यू कॉस्ट गिवन है, एक में कॉस्ट फंक्शन गिवन है, एक में रेवेन्यू फंक्शन गिवन है। दोनों में ही हमें एमसी और एमआर निकालने हैं व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन x इज इक्वल्स टू 7। तो हम क्या करेंगे, इस बंदे को डिफरेंशिएट कर देंगे, एमसी के लिए इस बंदे को डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा। या यहाँ से निकाल लेता हूँ, ये वाली कैलकुलेशन मुश्किल है। एम आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 8x प्लस 3। डिफरेंशिएट हमें करना आता है, और इसके अंदर x को क्या डाल देंगे, 7 डाल देंगे। x को 7 डाल दिया, ये 49 प्लस 8 इंटू 7 प्लस 3, तो ये हमारे पास एम आर आ जाएगा, एम आर का आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? डिफरेंशिएट करके जो भी x की वैल्यू गिवन होगी वो पुट कर देनी है x की जगह पे, और हमारे पास एम आर की वैल्यू आ जाएगी। सही, ऐसे ही हमारा 18th क्वेश्चन है कि आर एक्स गिवन है, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है व्हेन x इक्वल्स टू 15। तो आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो और फिर x को 15 डाल रहे हो। ओके रिपोर्ट। सर इसमें ऐसा भी कुछ है क्या, एमसी हमेशा इंक्रीजिंग होती है? क्या होता है? एमसी हमेशा इंक्रीजिंग आती है अगर बाय चांस अगर इसकी स्पीड चेक करनी हो तो? ऑब्वियस बात है, और ऑब्वियस वो सी तो बात है ना। कॉस्टिंग हमेशा ज्यादा ही आएगी। जैसे जैसे एडिशनल x बढ़ाएगा कॉस्टिंग बढ़ेगी ना। जैसे जैसे x इंक्रीजिंग का क्या मतलब होता है, कोई भी फंक्शन यस सर, इंक्रीजिंग समझ कब गया। होगा, जैसे जैसे x बढ़ाएगा तो फंक्शन की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। तो कॉस्टिंग में भी ऐसा ही सीन है, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाएगा वैसे वैसे कॉस्टिंग बढ़ेगी तेरी। तो एमसी हमेशा इंक्रीजिंग होगी। दिस इज आवर सेकंड एक्सरसाइज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की अगर मैं डेरिवेट करता हूँ, मैंने एमसी निकालने के लिए क्या किया था, डेरिवेट किया था। तो जब भी हम इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो उसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी dy बाई डी एक्स अब हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताने लग जाएगा। सेकंड एक्सरसाइज में हमने स्टार्ट करा था चैप्टर, तो हमने बोला dy बाई डी एक्स के अलग अलग मतलब निकल के आएंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में dy बाई डी एक्स का मतलब था रेट ऑफ चेंज। सेकंड एक्सरसाइज में dy बाई डी एक्स हमें बताएगा कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो सेकंड एक्सरसाइज कल करेंगे। अभी ये बोलो फर्स्ट एक्सरसाइज क्लियर है? ये वाली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन खत्म करो, आएगा तो 2 नंबर का आएगा बस इस फर्स्ट एक्सरसाइज से, ये तो नहीं आएगा। करा दो एक बार, कौन सा? कोई करा भी तो करा दिए दो सारी 6 साइज एक्सरसाइज, का। वो सारे तो करा दिए। फर्स्ट एक्सरसाइज की बात हो रही है भाई, अच्छा ओके सर। सेकंड एक्सरसाइज तो करेंगे कल। कैसे कौन से नशे करें आज? सेकंड एक्सरसाइज एनसीईआरटी नहीं कल खुल रखी स्टार्ट, ना। सेकंड एक्सरसाइज कल स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो गई है। फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, रेट ऑफ चेंज वाले, और उसको निपटा दो विद एग्जांपल्स। ठीक है, अब ये बोलो कि डिफरेंशिएशन के डाउट्स लेने के अभी। सर सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं क्या? सर सेकंड करा दो मुझे एक्सरसाइज फिर। बहुत टाइम है सर अभी मुझे तो। फंस जाओगे ज्यादा है, उसको हैवी मत लो, इस चैप्टर को मतलब हल्के में मत लो, ये बहुत हैवी चैप्टर है। एक एक्सरसाइज करके चलो। फिर छोड़ दो। फिर सर कल ही कराना फिर। हाँ कल फ्रेश फ्रेश करना। अभी डाउट्स नहीं लेने क्या, डिफरेंशिएशन की बुकलेट के डाउट नहीं लेना चाहते क्या? हेलो सर। ले लो क्या, बताओ मुझे, मुझे क्या बताया, कौन सा डाउट है तुम्हारे? बोलो भाई, ले रहे सर हो बड़े डाउट्स या शांत सो बच्चे जाओ? हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा। 31 जुलाई तक का आ चुका है भाई, 31 जुलाई तक नहीं खोलना अब, इंस्टी ऑर्डर आ चुके हैं।
सर सर ये वैक्सीन 37। भी बन गई है, इंडिया में वैक्सीन बन गई है सुनने में आ रहा है। सही बता, कहाँ मिल रही है? सर न्यूज नहीं देखा आपने? मतलब मिल नहीं रही, मतलब ऐसा दावा कर रहे हैं कि बन गई है, थोड़े टाइम बस चेकिंग में लगेगा। अच्छा, तो चेकिंग में ही भाई 6 महीने दावा लग राम। जाते हैं। अरे नहीं, बट इस बार दावा कर रहे हैं कि लिटरली मतलब बन गई है और जल्दी आ जाएगा। हाँ तो सर, जल्दी सुना 6 तो महीने है। होता है, इसका सबसे जल्दी वो 6 महीने 6 होता है। महीने वे महीने नहीं, आज वो मोदी जी आ रखे थे ना वो लाइव, तो उससे पहले न्यूज में हाँ, भी यही आ रहा था कि वो आज बात कर सकते हैं कि उन्होंने एक कहीं पर वो भी किया है बातचीत कि उसकी हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। मतलब इतना कॉन्फिडेंट है, यानी हो रहा है कुछ अच्छा। घंटा हो रहा है। हमें तो ये बता अभी ऑर्डर आए हैं कि 31 जुलाई तक स्कूल कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं खोलेंगे। बाबा ने वो तो 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 सर एक पता ही महीना है, कॉन्फ्रेंस बिठा वो दी तो जब पता भी ही है बैन कर सबके दिया लिए। भाई, ये तो बोल ही रहे हैं। हाँ, तो 1 महीना हो रहा है, मतलब डाउट सॉर्ट ऑनलाइन ही ले लो। सर ये कह रहा हूँ कोर्स मैं कब तो। कम कम होगा ये कब सर ये बताएंगे? असम वाला सर रियल बात है क्या, ये जो इन्होंने कर दिया है? हाँ, और क्या। हाँ, अरे हमारा सर हुआ ये तो क्या मजाक में करोगे, ले रहे हैं, ट्यूशन मतलब बंद 2-2 करोगे साल फिर? पढ़ेंगे एक ही क्लास को? क्यों? इस साल मौज करेंगे, अगले साल पढ़ेंगे। हाँ वही मतलब, तो बंद फिर कर भी दोगे एक ना साल तो ग्रेजुएशन खराब एक होता साल के है। लिए। एक साल तो हाँ, तो खराब हो गया खरा सर उनका। हाँ, वो अलग बात है। उनको थोड़ी फर्क पड़ता है, तुम्हारा अभी कर दे तुम भी ऐश करोगे, सर तो सही ये थोड़ी है, सोचोगे कर दे खराब सर, हो गया। फेयरवेल तो मिलेगी इसी बार। देखा? देखा? अरे घंटा फेयरवेल, स्कूल तो तो जाने मिले फेयरवेल पहले। तो वैसे भी मिलेगी। नहीं सर, फेयरवेल तो वैसे भी मिलेगी। भाई वैसे तो हैप्पी होम में मिलेगी वैसे तो फेयरवेल। स्कूल में करा सर ये देते थे। हैप्पी होम में नहीं होती सर ये सब। अच्छा जी, फेयरवेल तो होती होगी यार। सर होती होती है है, पर बहुत वो बहुत रुला रुला के करते हैं। स्कूल में टेंट वेंट बिछा देते हैं होम साइंस वाले बच्चों के साथ। मैं क्या कोई कह रहा बात हूँ नहीं, सर, वो हमारे बहुत रुला रुला के फेयरवेल देते हैं। कोई बात नहीं, अल्फा की फेयरवेल में आ जाना। सर किसी के कोई हम डाउट्स नहीं है निकले फिर? हाँ, तो क्या करें, कुछ पढ़वड़ नहीं रहे क्या भाई? टेस्ट वेस्ट ले लिया जाए क्या? सर कैसे सब ये लोगे? सर परेशान हो टेस्ट ले गया लो। है, इतने सब्जेक्ट सर है पढ़ने को। ले लो टेस्ट, क्या सर कल दिक्कत से है? स्कूल फिर खुल जाएंगे। अच्छा, सही है, बढ़िया है, तभी पढ़ोगे तुम। और ये भी कह रहे स्कूल में सर ये कुछ समझ ऑनलाइन नहीं। एग्जाम लेंगे स्कूल वाले, पीरियोडिकल्स, मेरे से ले लियो हाँ, वो आज तो सर। पीरियोडिक स्टार्ट हो गए टेस्ट स्कूल। अच्छा सर, 20 तारीख से। मैथ स्कूल्स में स्टार्ट हो मैथ के चुके हैं। सोल्यूशन दे बता दोगे ना पेपर के? हाँ, तो आ जियो मेरे घर पे, मेरे घर से दे दियो। घर पे क्या होगा, एक्सक्यूज मी व्हाट्सएप सर, कर दूंगा, सॉल्व करके दे देना तभी, 6 नंबर वाले।